उस समय के जिलाधिकारी का दबाव था कि आजम खान के खिलाफ फर्जी मामले बनाए जाएं। क्या सरकार के द्वारा अधिकारियों को कोई टारगेट दिया गया था कि आजम खान के खिलाफ मुकदमे कराने हैं? आजम खान जैसा बड़ा नेता क्या फ्रॉड करेगा? एक बड़ा सवाल उठता है। उनके समर्थकों को ये बात हजम नहीं होती है। कहीं ये जबरदस्ती बनाए गए मामले तो नहीं है? देखिए, कोई भी दबाव नहीं था, न शासन का दबाव था, न जिलाधिकारी का दबाव था। तो केवल आजम खान ही क्यों? क्या किसी और नेता के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की गई है? हाथी अपनी ताकत के नशे में मदमस्त होकर सभी को रौंदता हुआ चलता है। उसे अपने कद और ताकत के आगे सब बोने नजर आते हैं, मानो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और ना कोई उसे लगाम लगा सकता है। लेकिन कभी कभी एक चींटी हाथी को धराशायी कर देती है। 10 बार के विधायक, 4 बार प्रदेश सरकार में मंत्री, राज्यसभा सांसद और लोकसभा एमपी रहे आजम खान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू करने वाले तत्कालीन डीएम अंजनेय कुमार सिंह की टीम के एक अधिकारी हमारे साथ हैं, जिनसे उन सवालों के जवाब लेते हैं जो आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाइयों पर उनको न्यायालय में हुई सजाओं पर उठाए जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जेपी गुप्ता सर, रामपुर के एडीएम रह चुके हैं और आज उनसे आजम खान से जुड़े हुए कई सवाल पूछेंगे। तो मेरा पहला सवाल है, अभी कुछ दिन पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को पैन कार्ड के मामले में रामपुर की अदालत से 7 साल की सजा हुई। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ ज्यादातर मामले जब रामपुर में दर्ज हुए तब आप वहां पर अपर जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। आप उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने आजम खान के खिलाफ जांचें और कार्रवाई की। आजम खान और उनके परिवार द्वारा सरकार और अधिकारियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि केवल मुसलमान होने के नाते और मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी खोलने की वजह से उनको टारगेट कर कार्रवाइयां की गईं और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे किए गए। सबसे पहले मैं आपकी इस पर टिप्पणी चाहूँगा। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हम जो भी कार्य करते हैं वो नियमों के तहत करते हैं। जाति धर्म का कोई आधार नहीं होता है। हमने जो कार्यवाहियाँ की हैं हम लोगों की जो शिकायतें प्राप्त होती उनके आधार पर किया है। अतः ये कहना कि जाति और धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई की गई है नितांत गलत है, और ना ही यूनिवर्सिटी को ले करके यूनिवर्सिटी को टारगेट बना करके कोई कार्रवाई की गई है। फरवरी 2019 में जब हम लोग वहाँ पे तैनात हुए थे और तैनात होने में जो पहली हमें शिकायत मिली थी वो लो हाइट गेट की मिली थी, और लो हाइट गेट की जांच करने के बाद जब उसे पाया गया कि वास्तव में ये नियम विरुद्ध बना हुआ है, हम लोगों ने उस गेट को अपनी रिपोर्ट, चूँकि एक कमेटी बनाई गई उसका मैं अध्यक्ष था, और वो रिपोर्ट हमने सबमिट की थी और उस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने उस गेट को गिराए जाने का आदेश किया था। उसको लेकर के जो पहली प्रतिक्रिया दी थी उसको उन्होंने उर्दू गेट से जोड़ करके उसको सांप्रदायिक बातों से जोड़ दिया कि हम लोगों को उर्दू से नफ़रत है, इसलिए जो है ये गेट गिराया गया, जबकि ऐसा नहीं था। जांच में जो चीज़ें गलत पाई गई थी उस पर कार्रवाई की गई थी। अतः ये कहना कि हम लोग मुस्लिम मान करके कोई कार्रवाई करते थे या यूनिवर्सिटी को मान करके कि यूनिवर्सिटी बनाई है इसलिए कार्रवाई करते थे, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा सर, ये बताइए कि 2019 तक तो आजम खान के खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं था, और फिर जब 2019 आया तो एकदम से मुकदमों की बाढ़ आ गई, एक के बाद एक मुकदमे आए। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि आजम खान को टारगेट किया गया है? और 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान अपने भाषणों में जिन 4 अधिकारियों का नाम लिया करते थे उनमें से एक आप भी थे। अचानक से आजम खान के ऊपर 100 से अधिक मुकदमे लादे गए। आप इसे कैसे सही कैसे ठहराएंगे? आप एकदम अचानक इतने मुकदमे हुए तो? देखिए, 2019 में जब हम लोग पहुँचे, लोग कहते हैं कि उससे पहले कोई मुकदमा नहीं था। आपको वो बता दें और जानकारी दे दें कि टोटल 101 मुकदमे जो मेरी जानकारी में हैं, 101 मुकदमे जो उन पे दर्ज हैं, उनमें से 44 मुकदमे ऐसे हैं 2019 से पहले दर्ज हैं, और 2017 से पहले 21 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कुछ में आरोप पत्र दाखिल हुए और कुछ मुकदमे शासन द्वारा वापस भी लिए गए थे।
अतः ये कहना कि सारे मुकदमे 2019 के बाद दर्ज हुए हैं, ये भी गलत है। बल्कि 2019 जब हम लोग पहुँचे हैं, उससे पहले भी मुकदमे दर्ज थे और शासन में 2017 से पहले के भी मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अगर आजम खान ने पहले कोई अपराध किया था तो उनके खिलाफ उस समय एफआईआर होनी चाहिए थी। 2019 में अचानक से आप लोग जाग गए और धड़ाधड़ एफआईआर करवाने लगे। क्या उस समय सवाल भी उठते थे कि क्या उस समय के जो जिलाधिकारी थे और आजम खान के बीच अदावत की वजह से ये सब तो नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उस समय भी मुकदमे दर्ज थे, उस समय भी एफआईआर थी जो पहले की थी। बस फ़र्क इतना है कि किसी भी चीज़ को इतनी खूबसूरती के साथ बार-बार बोलिए, इतनी खूबसूरती के साथ बार-बार बोलिए कि वो झूठ सच लगने लगे। हम लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं है। हम लोगों के पास जो शिकायतें आती गई, जब निष्पक्ष कार्यवाही शुरू होती है, एक अच्छे अधिकारी के रूप में लोगों को लगा, तो ऐसे भी मामले आने शुरू हो गए जो पहले के मामले थे और जिनको लगा कि अब हमें न्याय मिल सकता है। तो ऐसे लोगों ने एप्लीकेशंस दिया, उस एप्लीकेशंस पर जांच हुई। जांच के रूप में पूरी एक कमेटी बनाई गई जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें R9 9 अधिकारियों की पूरी टीम थी और वो जांच करके उस रिपोर्ट को सबमिट करती थी और उसके बाद कार्यवाही होती थी। तो आजम खान के खिलाफ जो गंभीर मामले हैं वो ज़्यादातर धोखाधड़ी या फॉर्जरी के मामले हैं। आजम खान जैसा बड़ा नेता क्या फ्रॉड करेगा, एक बड़ा सवाल उठता है। उनके समर्थकों को ये बात हजम नहीं होती है, कहीं ये ज़बरदस्ती बनाए गए मामले तो नहीं है? देखिए, शत्रु संपत्ति का एक मामला आता है, एक बड़ा मामला है। जन्म प्रमाण पत्र का एक मामला आता है, एक बड़ा मामला है। वर्ष 1993 में उनके जन्म के आधार पर प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। स्वाभाविक है, जो भी प्रमाण पत्र बनवाया जाता है जन्म का, वो आप ही के द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार पर बनाया जाता है। उसके बाद 2015 में अचानक जो है एक दूसरे प्रमाण पत्र की कवायद चलती है और 1993 का जो प्रमाण पत्र बना था, उसकी जगह पर 1990 का प्रमाण पत्र बनवाया जाता है लखनऊ से। अगर कोई भी प्रमाण पत्र गलत भी बना है, अगर आपको लगता है कि गलत बन गया तो उसको समय से रह करके रेक्टिफाई करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर 1 वर्ष से अधिक कोई भी प्रमाण पत्र जन्म का बनवाया जाता है और अगर विलंब से बनवाया जाता है, तो वहाँ के सब डिविजनल अधिकारी को एप्लीकेशन, क्योंकि उसके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में, जन्म प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में ये उनके पास जाता है और वो अलाउ करते, वो अनुमति देते हैं। उसके बाद जो है प्रमाण पत्र बनाया जाता है। 1993 के प्रमाण के बाद 1990 का प्रमाण पत्र बनाया गया, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया 1993 का प्रमाण पत्र बना हुआ और जिसके कारण से वो गलत और इसको बनाया जाता। एक एप्लीकेशन दे करके सीधे सीधे प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। सब डिविजनल अधिकारी का उस पर आदेश भी नहीं होता है। इसे क्या माना जाए? दूसरे, शत्रु संपत्ति के मामले में स्वयं खान साहब के हस्ताक्षर से पत्र है जिस पे उन्होंने उस शत्रु संपत्ति की मांग की है तत्कालीन जिलाधिकारी से, और उसके बाद जब वहाँ से उस शत्रु संपत्ति की मांग उनकी निरस्त हो गई, वो ज़मीन नहीं मिल पाई, वो लगभग 13 हेक्टेयर की है, तब उनके द्वारा वक्फ से संबंधित बना करके 2015 में एक मसूद खां मुतवल्ली के माध्यम से उस ज़मीन को लिया गया है। जबकि उस डॉक्यूमेंट को अगर चेक करेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो डॉक्यूमेंट कहीं से कहीं तक बहुत ही विसंगतियों से भरा हुआ है और उसमें बहुत सी गलतियां हैं। उसका मूल डॉक्यूमेंट प्राप्त भी नहीं होता है और उस संबंध में एफआईआर भी हुई है। अतः ये कहना कि फोर्जरी कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कोई भी परिस्थिति होगी, जो भी परिस्थिति रही होगी, हम छोटे लोगों के द्वारा अगर कोई गलत प्रमाण पत्र बनवाया जाता है या कोई गलत जो है ज़मीन से संबंधित कागजात बनवाए जाते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं। चूँकि एक बड़े व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो ये कहना कि वो फोर्जरी नहीं कर सकते या फोर्जरी करा नहीं सकते हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आजम खान अपने बयानों में लगातार कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, गल्ला चोरी जैसे इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं। क्या आजम खान जैसे कद का नेता ऐसी हरकतें कर सकता है? देखिए, अंडा चोरी का तो कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है। जहाँ तक मुर्गी चोरी की बात है,
जहाँ तक भैंस चोरी की बात है, जहाँ तक किताब चोरी की बात है, आप ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति जो यतीम खाने में रहते हों, ऐसे व्यक्ति के पास मुर्गी होगी, ऐसे व्यक्ति के पास जो घोशियान में रहते हों और जिनका मुख्य व्यवसाय दूध का हो, उनके पास भैंस होगी। ऐसी कोई भी स्कूल जो ओरिएंटल स्कूल के रूप में चल रहा हो, वहाँ पे किताबें होंगी, और जब उनके साथ कोई घटना होगी तो वो मुर्गी, वो अपनी भैंस, अपने छोटे छोटे जो सामान होंगे उनको, और जो स्कूल होगा वो अपनी किताबों, इनको लिखाने की कार्यवाही करेगा। ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने कोई बड़ी चीज़ नहीं लिखवाई, नहीं तो फिर ये कहा जाता कि इनके पास इतनी बड़ी चीज़ें कहाँ से आ गई। उन्होंने ये तो नहीं लिखवाया कि मेरा 1 किलो सोना चला गया। लेकिन आज़म खान के खिलाफ जितनी शिकायतें आई हैं या जो आरोप लगे हैं, उन मामलों में करीब करीब ज़्यादातर जो मामले हैं उनमें आप एक जांचकर्ता अधिकारी रहे हैं। एक जांचकर्ता अधिकारी के रूप में आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था उस समय, और क्या आपके ऊपर उस समय के जिलाधिकारी का दबाव था कि आज़म खान के खिलाफ फर्जी मामले बनाए जाएं? ऐसी भी सवाल उठते हैं। देखिए, कोई भी दबाव नहीं था, न शासन का दबाव था, न जिलाधिकारी का दबाव था। चूँकि कोई भी शिकायत आती है और शासन का ये निर्देश था कि कोई भी शिकायत अगर प्राप्त हो उसकी जांच की जाए। हम लोगों ने केवल खान साहब की शिकायतों की जांच नहीं की, और भी शिकायतें जो आईं उनकी भी जांच किया है। बड़े मामले आए हैं, बिलासपुर में सीलिंग की भूमि से संबंधित एक बड़ा मामला आया जिसमें सैकड़ों एकड़ ज़मीन का मामला, उसकी भी जांच की है। तो जांच सभी के लिए की गई है, कोई दबाव नहीं था। और जिन जिन शिकायतों में जो तथ्य पाए गए, जो वास्तविकता पाई गई, उनको बना करके उनकी रिपोर्टिंग की गई वहाँ पर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आज़म खान के द्वारा उस समय के जिलाधिकारी को तनखैया कहे जाने और डीएम से मायावती के जूते साफ कराने की बात पर अधिकारियों ने आज़म खान के खिलाफ रिएक्शन में ये सभी मुकदमे कराए हैं? क्या सरकार के द्वारा अधिकारियों को कोई टारगेट दिया गया था कि आज़म खान के खिलाफ मुकदमे कराने हैं या इतने सारे मुकदमे कराने हैं? देखिए, जब हम लोगों की पोस्टिंग हुई 2019 में, ये तो जूते साफ कराने की बात बाद में आई। उससे पहले जैसा हमने आपको बताया कि जब हम लोग फरवरी में पहुंचे, हमें पहली शिकायत जो प्राप्त हुई वो गेट की प्राप्त हुई, लो हाइट गेट की प्राप्त हुई, और वहाँ पे उनके द्वारा जो बात कही गई वो उर्दू से जोड़ करके सांप्रदायिक बात कही गई। इसके अलावा उनका खुद का वर्जन है, आप सुनेंगे पाएंगे कि हम लोगों को उन्होंने चांडाल चौकड़ी कहा डीएम साहब के उसको, लेकिन हम लोगों ने उन तथ्यों को लेकर के कोई बात नहीं कही। उनका अपना कथन जो भी रहा है वो करने के लिए स्वतंत्र थे, और हम लोग अपनी निष्पक्ष जांच करने के लिए स्वतंत्र थे। अतः ये कहना कि केवल उसके आधार पर सारी कार्रवाई शुरू हुई है, वो चुनाव के दौरान की बात है, जबकि हम लोग चुनाव से ठीक पहले कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके थे। और जो भी शिकायतें हमारे पास आती थी, और सबसे बड़ी बात है, जो शिकायतें हमारे पास आती थी वो केवल कोई हिंदू की शिकायत नहीं थी, उसमें मुस्लिम भी शिकायत करते थे। मुस्लिम लोगों की शिकायत आती, उन पर भी हम सुनवाई करते थे। जिस समय आज़म खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थीं, उस समय से लेकर और जब तक आप रामपुर में रहे, खास तौर से इस दौरान कोई ऐसा वाकया या कुछ ऐसे वाकये जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, जो आपको याद हो? देखिए, जब चुनाव संपन्न हुआ और जब जिलाधिकारी महोदय को प्रमाण पत्र देना था, उस समय आज़म खान साहब जब यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र लेने के आए थे 2019 में, तब उन्होंने डीएम साहब को एक पेन भेंट किया था, एक कलम भेंट किया था। वही आज़म खान साहब जो 2017 में उस समय जब चुनाव हुआ था करने के लिए और लेकर के आए थे, और नाराज़ हो गए थे। नाराज़ होकर के उन्होंने तत्कालीन अधिकारियों को वहीं पर ये कहा था कि हमें अभी भी जो है आप पर एक्शन लेने का अधिकार है, लेकिन वहाँ पर उतनी भीड़ के बीच में भी उन्होंने बड़े ही हल्की से मुस्कान के साथ वो पेन भेंट किया था। वो वाक़या, वो समय बहुत यादगार समय रहा है। और भी कोई आपको याद हो? इसके अलावा जो घटनाएं हैं, जो चीज़ें होती थी, उनको आपको बताएं। जब हम लोग कार्यवाही शुरू करते थे तो तरह तरह के जब वो अपने भाषण में बात कहते थे। जब चुनाव था तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी थी
कि ये जिलाधिकारी और ये एडीएम मेरी हत्या कराने आए हुए हैं, और उसको उन्होंने हमारे पिछले कहीं किसी कार्यकाल से जोड़ करके एप्लीकेशन दिया था। और हम लोगों ने जब मतलब जबकि हम लोगों की खुद घरों की रेकी हो रही थी, हम लोग देख रहे थे, और हम लोगों ने कभी भी इस तथ्य को नहीं स्वीकार किया कि इस तरह की कोई घटना जो उन्होंने कही है कि हम लोगों के दिमाग में रही हो। तो ऐसे में जब चुनाव का जो दबाव बना, जो दबाव बनाने की इस टाइप की बातों से जो दबाव बना, वो बहुत ही दुखद था। किताब चोरी और फर्नीचर चोरी का क्या मामला था? और मुर्गी चोरी और अंडा चोरी का तो आप मना कर चुके हैं, अंडा चोरी का तो नहीं था। ये क्या मामले थे, ज़रा तफसील से बताइए। देखिए, एक बहुत ही अच्छा स्कूल था, ओरिएंटल कॉलेज था, वहाँ मदरसा आलिया था। मदरसा आलिया जिसे अरबी और फ़ारसी का यूनिवर्सिटी कही जाती थी, जिसको इसलिए बनाया गया था जिसमें अरबी फ़ारसी पढ़ाए जाने की वो थी, और उसमें और भी धर्मों की किताबें थी, जैसे श्री रामचरितमानस भी उसमें रखी हुई थी जब बरामद हुई हैं। तो उस स्कूल को, उस ओरिएंटल कॉलेज को इन्होंने बंद कराने का वो किया, उसको अपने कब्जे में लिया। अब जब कब्जे में लिया तो उसकी किताबों के बारे में तत्समय भी ये एप्लीकेशंस वगैरह डाली गई थी, कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद जब ये जानकारी हुई कि ये किताबें यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तब उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और कार्रवाई करके उन किताबों को बरामद किया। आप बताइए, ऐसी किताबें जो कि हमारी पांडुलिपियाँ हों, जैसे नालंदा की किताबों को आप केवल किताब नहीं कह सकते, अगर उनको जलाया गया था करने के लिए, वो हमारी हिंदुस्तान की विरासत थी। ऐसे ही ये अरबी फ़ारसी की विरासत थी, ये किताबें नहीं थी मात्र। इसलिए केवल ये कहना कि ये किताब चोरी का मामला है, ये किताब चोरी नहीं बल्कि अरबी फ़ारसी के उन महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का मामला है। तो ये जो गल्ला चोरी और शराब की बोतल चोरी का क्या मामला था? आपके रामपुर में कार्यरत रहने के दौरान ही दर्ज किया गया था। ये क्या मामला है? क्या इतने बड़े नेता के साथ ये बहुत निचले स्तर की कार्रवाई नहीं थी? देखिए, ये एप्लीकेशन जब भी कोई देता है, हमने आपको बताया कि उसकी जाँच की जाती है। क्वालिटी बार उस समय चल रहा था, किसी को अलॉट था, लंबे समय से उस क्वालिटी बार का अलॉटमेंट था। अचानक उस क्वालिटी बार का अलॉटमेंट उनकी पत्नी तंजीब फातिमा के नाम से होता है, और उसके बाद वहाँ पे लूटपाट होती है। तो उस व्यक्ति की एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन की जाँच हुई, और जाँच में जो तथ्य पाए गए उसके आधार पर ये कार्रवाई हुई है। तो आज़म खान के द्वारा जो कलम और चाकू दोनों की तुलना हमेशा की जाती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या सिर्फ इसी बात के लिए उनको परेशान किया गया है कि उन्होंने लोगों के हाथ में चाकू के बजाय कलम पकड़ाने की कोशिश की थी? देखिए, अगर कलम और चाकू की बात है, बहुत से स्कूल ऐसे, जैसे ओरिएंटल कॉलेज बंद हुआ, मुर्तज़ा कॉलेज बंद हुआ, और भी कॉलेज बंद हुए। अगर स्कूल चलाने की बात है, हम आपको बताएं, जब हम लोग भ्रमण करते थे, भ्रमण में देखते थे, तो वहाँ बहुत से स्कूल, जैसे जीजीआईसी किला में था, उसकी हालत बड़ी दयनीय थी। कमरलका का स्कूल था प्राथमिक विद्यालय का, उसकी हालत बड़ी दयनीय थी। तो स्कूलों को चलाए जाने का और स्कूलों को बनाए जाने का, तो बहुत से स्कूल थे जिनको चलाए और बनाया जा सकता था करने के लिए। जो प्राइमरी स्तर के थे, जो है इंटर कॉलेज के स्तर पर भी थे। तो ये कहना कि केवल कलम के आधार पर हमने कोई कार्रवाई किया है, ऐसा नहीं है। और यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, आपको बताएं, यूनिवर्सिटी को लेकर के 12.5 एकड़ से अधिक भूमि का एक मुकदमा चला, मेरे ही न्यायालय में चला। उसमें 179 एकड़ लैंड राज्य सरकार में निहित हुई। उस आदेश के खिलाफ इन्होंने अपील किया। अपील माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए कि अपर जिलाधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों को अच्छे से सुन करके और डेप्थ में जा करके आदेश पारित किया गया है। उन्होंने उसको नियमों के उल्लंघन के आधार पर जो स्टेट में वेस्ट लैंड थी, उसको ये माना गया कि नहीं, ये स्टेट में सही वेस्ट की गई है। इसके बाद इन्होंने सेकेंड अपील की माननीय उच्च न्यायालय में, वो भी खारिज हुआ। अब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, स्थगन है। आज भी यूनिवर्सिटी चल रही है। तो यूनिवर्सिटी को बंद करने या उसको कलम के आधार पर नेस्तनाबूद करने का कोई अगर प्लान होता, तो क्या सरकार आगे नहीं बढ़ती, क्या प्रशासन आगे नहीं बढ़ता? जहाँ तक चाकू की बात है, देखिए, वहाँ पे जरी जरदोजी, चाकू, रामपुरी टोपी, वायलिन,
ऐसे बहुत से जो लोकल प्रोडक्ट थे जिनको चलाया जाता था, अगर वो प्रोडक्ट वहाँ के रूप में चर्चित हैं, प्रसिद्ध हैं, तो उनको उससे जोड़ करके और किसी चीज़ को बदनाम करने की कोशिश करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और जो अध्ययन का बात है, जो यूनिवर्सिटी की बात है, जो स्कूल की बात है, उनको लेकर के उससे जोड़ना बिल्कुल निरर्थक है। तो केवल आजम खान ही क्यों, क्या किसी और नेता के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की गई है? मेरा मतलब है जो मुसलमान ना हो या फिर जो सत्ता पक्ष का हो, ऐसा कोई नेता है जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई हो कभी? देखिए, हमने आपको पहले बताया कि शिकायतों के आधार पर हम जो भी कार्रवाई करते हैं, शिकायतों के आधार पर करते हैं। जैसा भी आपको बताया कि हमारे पास जब बड़ी शिकायत आई, बिलासपुर की शिकायत, उस पर भी हमने कार्रवाई की। अन्य भी बहुत से मामले ऐसे आए जिन पर हमने कार्रवाई, क्योंकि हम ये मान करके कोई कार्रवाई करते ही नहीं थे कि ये सत्ता पक्ष के लोगों पर करना है या ये विपक्ष पे करना है। हमारे पास अगर इनकी सर्वाधिक शिकायतें आईं, तो उस पे हम लोगों ने जाँच कराया और उस पर कार्रवाई की। किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, हमने ना कोई कार्रवाई की है और ना ही प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा कोई निर्देश था। ना जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था, ना ही शासन का निर्देश था। आपको ये भी बता दें, देखिए, जाँच की जो बिंदु हैं, बार-बार एक बात कहा जाता है कि हम ऐसे जगह रहते हैं, ऐसे मकान में रहते हैं जहाँ 3 फीट पानी भर जाता है। आप बताइए, उस समय सीएनडीएस और जल निगम सीधे-सीधे कंट्रोल में था और वहाँ पर सीवर लाइन का बहुत बड़ा काम हुआ, लगभग 150 करोड़ रुपए का काम हुआ। इतना काम होने के बाद, इतना सब होने के बाद भी, और जबकि एक मजबूत पद पे हम बैठे हों और उसके बाद भी अगर ये स्थिति वहाँ रह जाए तो इसे क्या कहेंगे? नंबर 1 बात। नंबर 2, जिलाधिकारी महोदय आंजनेय सिंह साहब के बाद जो अधिकारी आए, उन्होंने भी रिपोर्ट भेजी। सीवर के बारे में उन्होंने भेजा, ज़ोन फर्स्ट और ज़ोन सेकंड के बारे में भेजा, उसकी जांच कराई, टेक्निकल जांच कराई। उनकी तो कोई दुश्मनी नहीं, उन्होंने भी लगा करके भेजा और ये पाया, जो रिपोर्ट्स ऊपर से बनी, जो उसके लिए कमेटी बनाई गई, उसने भी पाया कि जो ये सीवर का वर्क हुआ है यहाँ पर, जो सीवरेज सिस्टम हुआ है करने के लिए, ये अप टू मानक नहीं है और उस पर भी रिपोर्ट गई है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो आप इतने लंबे समय तक एक अधिकारी के तौर पे आपने काम किया उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग ज़िलों में। लेकिन एक जो सवाल कहा जाता है कि नेताओं का एक अलग दबाव रहता है अधिकारियों के ऊपर। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हम लोग इससे पहले फ़तेहपुर में वर्क कर रहे थे। सभी जानते हैं कि अतिक्रमण को हटाने की अगर आप कार्रवाई करते हैं, हमेशा विरोध होता है। आप पता करिए, वहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई हम लोगों ने शुरू किया। अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हम लोगों ने शुरू किया, उसमें लोगों का सहयोग में और लोगों ने स्वयं तोड़ना, क्योंकि जब एक मैसेज आप पास करते हैं, जब लोगों को ये लगता है कि ये शासन, ये प्रशासन हमारे भलाई के लिए कोई कार्य कर रहा है, तब उसमें वो विरोध नहीं करते, अवरोध नहीं करते। हम लोगों ने रामपुर में भी किया, हमारा तो कोई इतना विरोध कहीं हुआ नहीं। इतने बड़े-बड़े अगर हमने किए और हम गलत कर रहे होते, तो निश्चित रूप से विरोध होता। आप अगर कार्य करते हैं और कार्य संतुलित होता है, कार्य निष्पक्ष होता है, कार्य पारदर्शी होता है, शासन की नीतियों के, एक्ट के प्राविधानों के तहत होता है, तो कोई विरोध नहीं होता। हम लोग वहाँ कार्य करते रहे और लोगों से हमने बहुत बड़ा महोत्सव कराया, लोगों ने उस महोत्सव में भाग लिया और सारा का सारा महोत्सव कराने में हमारे पूरे रामपुर के लोगों ने सहयोग किया। तो ऐसे भी कार्य हमने किए हैं। हमने वहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में जैसा कि आपको बताया कि हमने जरी जरदोजी को आगे बढ़ाया, हमने वायलिन को आगे बढ़ाया, हमने पतंग को आगे बढ़ाया, हमने रामपुरी टोपी को आगे बढ़ाया और वो लोग आज खुश हैं इस बात को लेकर के कि उनका प्रोडक्ट आज ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर डिलीवरी हो रही है। तो जो हम कार्य करते हैं, अगर हम निष्पक्ष होकर के कार्य करते, शासन और प्रशासन का जो अपना नज़रिया होता है, उस नज़रिए को संतुलित रखने की ज़रूरत है और पब्लिक के हित में जो कार्य है उसको करना चाहिए। जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही कहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज़म खान के ऊपर जितने भी मामले थे वो ज़्यादातर ये ऐसे ही मामले थे कि अंडा चोरी, मुर्गा चोरी या फिर भैंस चोरी, जिस तरह की आपने बताया। अंडा चोरी का तो खैर था नहीं। लेकिन क्या ये सारे मामले ऐसे नहीं हैं, वो खुद कहते भी रहे हैं कि इतने बड़े, इतने छोटे-छोटे मामलों में इतनी लंबी-लंबी सज़ा हो रही है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि भ्रष्टाचार का कभी उनके ऊपर
आरोप अगर लगाओ तो बता दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार का कोई आरोप या मामला उनके ऊपर नहीं है। भ्रष्टाचार का आशय क्या होता है? भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? जैसा हमने आपको बताया कि अगर आज की तारीख में क्या होता है, बहुत से अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई इसलिए हो रही है कि उनके समय में जो कार्य हुए थे वो अप टू मानक नहीं थे, वो गलत थे या उनमें कहीं ना कहीं कमियां थी, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। उस समय अगर आपने सीवर सिस्टम को बनाया था, उसको मजबूत किया था, आपके समय में चला था, आप उस विभाग के हेड थे, तो ऐसी स्थिति में अगर ये कहना कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई वो नहीं है, तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैंड है, आपको बताएं कि उसके अंदर करीब 5 हेक्टेयर लैंड नदी की है। हिंचलाल तिवारी वर्सेस कमला देवी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नदी की ज़मीनों इन सबको उनके उसी स्वरूप में रखा जाएगा। क्या ये चीज़ें मतलब अच्छे पद पे बैठे हुए लोगों को नहीं पता है? वहाँ रेत की ज़मीन है, वो भी लगभग 6 हेक्टेयर है। वो 6 हेक्टेयर में खैर के पेड़ थे 2000 से ऊपर, जिनके लिए आदेश था कि इन पेड़ों को यथावत रखा जाएगा, इस आधार पर दिया गया था। वो पेड़ पातन हो गए। क्या ये पता नहीं था कि इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसी ज़मीनें जो 157 अर्थात अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से क्रय किया जाता है, उनकी अनुमति जिलाधिकारी महोदय से ली जाती है और उसके बाद उसको खरीदा जाता है। क्या ये लोगों को मालूम नहीं है? अगर हम पद पे बैठे हुए हैं और हमको नहीं मालूम है, तो अब आप इसको किस श्रेणी में रखेंगे, ये स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, हम आपको बताएं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे गांधी समाधि है। गांधी समाधि बहुत पहले से है, लेकिन गांधी समाधि का श्रेय व्यक्ति विशेष द्वारा लिया जाता है। सौंदर्यीकरण करना अलग बात है, लेकिन गांधी समाधि का ना होना, सौंदर्यीकरण के बाद गांधी जी की मूर्ति को अंदर से निकाल करके बाहर स्थापित किया गया। लोगों के द्वारा जब ये तथ्य संज्ञान में लाया गया, हम लोगों ने भ्रमण किया, देखा, तो जिलाधिकारी महोदय ने ही गांधी जी को ससम्मान पुनः जो है उस गांधी समाधि के अंदर उनको स्थापित किया है। जो वहाँ के पुराने सैनिकों के रूप में लोग रहे हैं, जिनको याद किया जाना चाहिए, जैसे यूनुस खां, कर्नल यूनुस खां, उनकी हम लोगों ने स्टैचू बना करके वहाँ लगवाई है। वो गांधी समाधि के पास ही लगी हुई है। उनको जो है सम्मान दिया गया है। यूनुस खां तो मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे। साथ ही साथ उनके दूसरे साथी जो थे भाई याकूब खां, वो जबकि पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय उनके पास था, वो यहाँ पर आते हैं और वो भाई होते हैं। और जो हमारे कर्नल यूनुस खान साहब हैं, उनको विस्मृत किया जाए, उनको लोग भूल जाते हैं। बहुत सुंदर वहाँ पर हम लोगों ने शहीद स्मारक बनाया है, जहाँ आज वहाँ कार्यक्रम होते हैं। बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम किए जाते हैं। आपको बताएं, जो शत्रु संपत्ति का मामला है, शत्रु संपत्ति के मामला का हम लोगों ने बहुत गहराई से जांच किया। आश्चर्य ये होता है कि 2015 में मसूद खां मुतवल्ली होते हैं, उससे पहले उसका कोई इस तरह का इतिहास नहीं मिलता। और जब हम लोगों ने उसकी जांच की तो पाया कि सिया वक्फ बोर्ड में 2 रजिस्टर बने हुए हैं। वो जब मसूद खां एप्लीकेशन देते हैं तो संभवतः उस पर नंबर वो 2421 या 2124 डालते हैं और वो कहते हैं हमारी ये वक्फ है। और जब हम लोग उस वक्फ को चेक करने जाते हैं तो पता चलता है उस एप्लीकेशन को काट करके फिर 78 लिखा गया है। 78 लिख करके उस एप्लीकेशंस को लगा करके 78 वक्फ पे मांग की गई है कि 78 इमामुद्दीन का वक्फ है। फिर हम 78 जो वक्फ नंबर है उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि वो वक्फ में जो पहला कॉलम लिखा हुआ है वो एटा का लिखा हुआ है, सज्जादी बेगम के नाम लिखा है, ऊपर डिवीज़न आगरा लिखा हुआ है और उसको काट करके उसके बाद ये लिखा गया है। आश्चर्य होता है कि ये क्या मालूम नहीं कि हमारा वक्फ नंबर क्या है। नंबर एक बात। नंबर 2, जब हम लोगों ने कागजात की जांच तो मूल वक्फ तो मिला नहीं।
जो उसकी कॉपी लगी हुई थी वो मिला। उस समय तत्कालीन जो वहाँ पर सिया बोर्ड के अध्यक्ष थे रिजवी साहब, तो वो जो है उस कॉपी में हम लोगों ने देखा कि जो अंग्रेज़ों के समय का स्टाम्प होता है उस पे वो वक्त का वो बना हुआ जिसकी फ़ोटो कापी है। जो वक्त स्टाम्प छपा होता है जिस पे पैसा लिखा है 7 रुपए 8 आना, और नीचे जो सफ़ेद कागज़ होता है जिस पे कुछ लिखा जाता है उस पर लिखा है 1 रुपए 8 आना। अब आप बताइए क्या स्टाम्प ऐसे भी छपते हैं? फ़ोटोकॉपी रखे जाने से ये संदेह तो बलवती होता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। आपको एक बात और बताते हैं, जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसमें लगभग 8,800 लाख रुपए लगे हुए हैं, और ये पैसा सीएनडीएस, जल निगम और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के द्वारा लगा हुआ है। तो ये सरकारी पैसा लगा हुआ है वहाँ पर। 8,800 बड़ा पैसा होता है जो लगा हुआ है वहाँ पे। जो हमसफ़र रिजॉर्ट बना, अच्छा दूसरी चीज़ कहते हैं हम छोटे से मकान में रहते हैं जी। देखिए अभी 2 करोड़ रुपए की संपत्तियों खरीदने का उनके परिवार के द्वारा खरीदा गया, उसमें स्टाम्प चोरी का मामला भी चला, वो सभी को मालूम है। तो ये कहना कि उनके पास कुछ है नहीं, तो फिर ये 2-2 करोड़ रुपए की संपत्ति कहाँ से खरीदी जा रही है? हमसफ़र रिजॉर्ट जिसकी कार्रवाई चली, उस हमसफ़र रिजॉर्ट की ज़मीन जिसमें हमारी सार्वजनिक संपत्ति भी शामिल थी, जिसे हम लोगों ने जांच के बाद खाली कराया था, लगभग 3,000 वर्ग मीटर ज़मीन निकली थी, जो खाद के गड्ढे और ग्राम समाज की ज़मीनें थी। उसके बगल में पसियापुर के नाम से एक ट्यूबवेल था, उस ट्यूबवेल को वहाँ पे स्थापित कराया गया, जिसके पानी का उपयोग केवल और केवल खान साहब का जो है होता था, उसका यूज होता था। बिजली का जो लाइन थी उसके कट मिले, उस पे भी जुर्माना हुआ था। इसके अलावा जो ज़मीन इन्होंने खरीदी थी उस ज़मीन पे 16 लाख रुपए का, जब 12.5 एकड़ से अधिक आप ज़मीन खरीदते तो अनुमति आवश्यक होती है, क्योंकि अनुमति नहीं थी करीब 50 एकड़ ज़मीन की जो इन्होंने उसके बाद खरीदी थी, उसके लिए लगभग 16 लाख रुपए का इन पर जो है जुर्माना लगाया गया था, और उस जुर्माना को भी माफ़ कराया, उसमें संशोधन करा करके कराया। क्योंकि जिस दिन आप खरीद चुके थे और कोई भी आदेश उस दिन से लागू होता है, या तो भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने का संवैधानिक संशोधन हो तब तो लागू होगा बैक से, तो उसको भी माफ़ कराया, वो भी हमारी रिपोर्ट में गई हुई है। तो हम लोगों ने हर चीज़ को बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जांच किया और निष्पक्ष होकर के उसको डाला है। अब भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा होती है इसको आप समझ सकते हैं। तो आप हमारे साथ मौजूद थे जेपी गुप्ता सर, जो उस दौरान रामपुर में एडीएम रहे और आज़म खान से जुड़े हुए जितने भी मामले थे ज़्यादातर में उस दौरान ये वहीं पर कार्यरत थे, और कई सवालों के जवाब दिए आज इन्होंने और बड़े खुलासे किए हैं। क्या है राय आपकी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।